हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपीएसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर की न्यू रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने ये वीडियो ओपन कर दिया है तो इस वीडियो को पूरी देखिए, क्योंकि फ्रेंड्स हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। और इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंक्लूड किए हैं ताकि आपका जो एग्जाम का प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छा हो सके। क्योंकि फ्रेंड्स अब आप अकेले नहीं हो, कंपटीशन बहुत है और इस कंपटीशन में कहीं आप पीछे न रह जाओ, इसके लिए आपको क्या जो है स्ट्रेटजी के साथ जो है तैयारी करना होगा, प्रिपरेशन करना होगा। ठीक है, सारी बातें हम जानेंगे और हम जानेंगे आपके एज से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें, प्लस आपके सिलेबस से रिलेटेड, प्लस जानेंगे फिजिकल प्रोसेस और आपको तैयारी कैसे करनी है हम ये भी जानेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है आपकी तैयारी। तैयारी तो सारे स्टूडेंट्स करते हैं। लगभग आपकी जो है सीटें कितनी है, ठीक है, सीटें आपकी है 5000 प्लस, यानी कि अब मान लो जब 5000 प्लस सीटें हैं तो कंपटीशन आपका जो है लगभग, अगर हम बात करें ना फ्रेंड्स, तो 15 से 20 लोग जो है फॉर्म फिलअप करे जाएंगे यूपीएसआई के लिए। तो फ्रेंड्स इसके लिए भी तो तैयारी एकदम मतलब धमाकेदार वाली होनी चाहिए। और आपको सबसे पहले मैं बता दूं, आपको ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग रखना होगा। देखो बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो कि वो सोचते हैं नहीं हम तो यूपीएसआई का जो है एग्जाम ही नहीं क्रैक कर पाएंगे, फिर कैसे होगा। फ्रेंड्स यही आपकी पॉजिटिव जो मतलब जो नेगेटिव आपकी सोच है, ठीक है, ये आपको सक्सेस होने से रोकती है। इसीलिए फ्रेंड्स आप ये सोचो कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती। ठीक है, और अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलोगे ना तो फ्रेंड्स ये जो आपका माइंड पावर है ना वो सब कुछ करके दिखा देगा। बस आप उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। वो कैसे, मान लो जो आपका माइंड है ना, अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं ना कि ये माइंड पावर क्या होता है, क्या हमारे अंदर माइंड पावर है? हम तो मतलब जो हमारा दोस्त है उसके अंदर उसे बहुत जल्दी याद हो जाता है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम यहाँ आपको बता दें, एक रिसर्च में ये पता चला है कि जो आपका माइंड पावर होता है ना वो सबके में होता है। जरूरी नहीं है कि जो एक इंटेलिजेंट बंदा है बस उसी के में। देखो जैसे कोई, मान लो अगर आपका दोस्त हो, ठीक है, वो 2 घंटे पढ़ता है तो उसे सब याद हो जाता है, लेकिन आप 4 घंटे भी पढ़ते हैं फिर भी आपको मतलब जो है याद तो होता है लेकिन भूल जाता है। तो फिर आप सोचते हो नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन फ्रेंड्स यही आप गलत कर देते हो। अगर आप ये सोचते क्यों नहीं होगा, हम 8 घंटे पढ़ेंगे उससे भी आगे जाएंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स देखो मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ। कभी आप सपना देखते हो, आई होप कि आप देखते ही होंगे, या फिर आपने बचपन में बहुत सारे सपने देखे होंगे। और फ्रेंड्स मान लो अगर हम सपने में कोई डरावनी सपना देखते हैं, ठीक है, तो वो लग रहा होता है कि हमारी लाइफ की जो है एक हिस्सा है और ये बिल्कुल रियल में हो रहा है। ठीक है ना, आपको महसूस तो होता है, फील तो होता है। और जैसे ही आप जगते हो फिर भी आप मतलब सपने से बाहर नहीं आते हैं, क्योंकि आप जो अभी सोच रहे हो ये सब आपका जो ये कौन कर रहा है, ये आपका जो है माइंड पावर है। ये जो आप जितना भी मतलब सब कुछ सोच रहे हो ना, ये सब आपका माइंड क्रिएट कर रहा है। और आपकी जो बॉडी है, ठीक है, आपका जो मन है, बॉडी है, वो इसके ही अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। जैसे मान लो हम क्या देखते हैं ना, पहले बचपन में बहुत सारे सपने ये देखे होंगे बहुत सारे लोग कि हम मतलब सोए होते हैं और ऊपर से नीचे गिरते ही, ठीक है, गिरते हैं और हम रोकना भी चाहते हैं लेकिन रुकते नहीं है। लेकिन हमें ये फील होता है कि हम जो है जहाँ सोए हैं वहीं गिरे पड़े हैं। फ्रेंड्स ऐसा फील होता है कि नहीं होता है? अरे अवश्य होता है। ठीक है, कहने का मतलब यही है, तथ्य यही है कि फ्रेंड जो आपका माइंड पावर है ना, अगर आप जो सोचोगे, ठीक है, वही करेगा। और करेगा तो ये तो मतलब बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप जब तक एक लक्ष्य नहीं बनाओगे तब तक आप अपने लाइफ में, अपनी जिंदगी में सफल नहीं होगे। ठीक है,
तो क्या करना होगा, अभी आज ही से आप एक लक्ष्य बनाओ। जैसे कि अभी देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी, मतलब सबका जो है तैयारी करते रहते हैं कि किसी में ना किसी में हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स ऐसे आपको बिल्कुल स्टडी नहीं करना है। अगर आपको यूपीएसआई बनना है, एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको यूपीएसआई बनना है, सब इंस्पेक्टर बनना है, इस जिम्मेदारी का पोस्ट उठाना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो है भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वाली पोस्ट है जिसे बहुत सारे हमारे फ्रेंड जो है सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। उसके बाद से अगर मान लो आपका प्रमोशन होता है तो डायरेक्ट आपको इंस्पेक्टर भी बना दिया जाता है, और इसके लिए आपको ज़रूरी है सही गाइडेंस। मतलब देखो, अगर आप ये सोच रहे होगे ना कि मतलब मैं कोचिंग करके जो है एग्जाम क्रैक कर लूँगा, या फिर अभी आप ये सोच रहे होगे कि हम ऑनलाइन स्टडी करके जो है जो क्लासेस चलाई जा रही है उससे हम एग्जाम क्रैक कर लेंगे, तो फ्रेंड्स ये भी आप गलत सोच रहे हो। जी हाँ, अगर ऐसा होता, अगर मान लो कोई बोलता कि हम आपको बिल्कुल 100% सफलता दिया, तो फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास पैसा है, बोलते हैं लो 4 लाख लो, 5 लाख लो, बस हमें जो है सक्सेस करा दो लाइफ में। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, खुद से मेहनत करना पड़ता है। और कैसे करना पड़ता है, देखो सबसे पहले तो हम ये नहीं है कि आपको ऑनलाइन स्टडी करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, बिल्कुल होता है, लेकिन उसके लिए भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्या होता है ना, जो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोचिंग होती है, बस उसमें आपको गाइडेंस दिया जाता है कि ये क्वेश्चन ऐसे होता है, ऐसे आ सकते हैं। अब आप पर निर्भर करता है कि आप उसका प्रैक्टिस करते हो कि नहीं। सबसे पहले जिस भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, देखो मैं किसी की निंदा नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे मतलब चैनल्स या फिर ऑफलाइन जो है क्रैश कोर्स चलाते हैं, प्लस उसमें जो है फी भी लेते हैं। और फ्रेंड्स जो गरीब जो है जो भी हमारे फ्रेंड्स जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो कैसे पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स हम तो यही कहेंगे कि आपको क्रैश कोर्स लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत है, क्योंकि फ्रेंड्स इससे नहीं होता है यार। इसके लिए बस आपको करना कुछ नहीं है, आप जाओ यूपीएसआई की, अगर आप ऑनलाइन ही पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग बुक मत लो, लेकिन फ्रेंड्स आप यूपीएसआई की एक गाइड लो, बिल्कुल ज़रूरी है। और सेल्फ स्टडी भी करो, प्लस एक प्रैक्टिस सेट भी लेना, जो कि पुराने पेपर यानी कि प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर होंगे ना, जो आपके हाल ही में 2017 में जो आपकी वैकेंसी आई थी वो पेपर। वैसे तो हम फ्रेंड्स क्लास आपकी चला रहे हैं, लेकिन ये भी हम सजेस्ट करेंगे कि आप कुछ सेल्फ स्टडी भी करें, क्योंकि फ्रेंड्स देखो क्या है ना, आपकी जो यूपीएसआई है इसमें मेन इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो होता है जीके का। और आपको पता होगा जो आपका क्राइटेरिया होता है ना, इस बार हो सकता है कि 35% हो, और आपको पर सब्जेक्ट में जो है नंबर इक्वल लाने होते हैं। ये नहीं कि आप हिंदी में 90% ला दो और रीजनिंग में आप जो है 20% ही लाओ। और हो सकता है कि 400 मान लो आपके कुल नंबर होते हैं, कुल मार्क्स होते हैं, हो सकता है कि आप 300 नंबर लाओ, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप 300 नंबर भी लाए लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन वही जो 290 नंबर लाया उसका सिलेक्शन हो गया, ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए जो आपका हिंदी, रीजनिंग, मैथ, कॉन्स्टिट्यूशन प्लस लॉ यानी कि मूल विधि, कॉन्स्टिट्यूशन प्लस जीके यानी कि जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो इन सभी विषय में आपको जो है 35% या फिर 35% से अधिक मार्क्स लाने होते हैं, तब आप अभी आते हो फाइनल कटअप की श्रेणी में। नहीं तो अगर आप इससे कम आओगे ना तो फ्रेंड्स वैसे ही आप बाहर हो जाओगे, उसके बाद से आपका फाइनल कटअप लगाया जाता है। तो अब आप देख रहे हो, अब यूपीएसआई का एग्जाम है तो हार्ड तो होगा ही, इसके लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। तो करेंगे कैसे, ये जानना जरूरी है। तो चलिए जान लेते हैं फ्रेंड्स, सारी बातें हम जानेंगे। सबसे पहले अच्छी गाइडेंस, यानी कि मैंने आपको क्या बोला कि पहले आपको, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो आप सेल्फ स्टडी आपकी ज़रूरी है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर मतलब हम ये बोल रहे हैं कि अगर कोचिंग या फिर ऑनलाइन कोचिंग से अगर स्टूडेंट्स को सफलता मिल जाती तो फिर बुक्स क्यों बिकते हैं ऑफलाइन। कहने का मतलब यही है। अगर आप बड़े बड़े संदीप माहेश्वरी को भी सुनेगा ना तो वो भी यही बोलते हैं कि सेल्फ स्टडी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स अगर आपने वो फिल्म देखा होगा सुपर 13, है ना,
तो उसमें भी जो आनंद कुमार है, जो कि 30 लड़कों को आईआईटी में एडमिशन मिलता है, ऑफलाइन कोचिंग, वो भी फ्री कोचिंग, लेकिन उसमें भी वो बोलते हैं कि मेहनत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेहनत के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आपको हर चीज़ों में जो है सवाल ढूंढना पड़ेगा, है ना, और खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरे पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं, आप खुद से सॉल्व करो। क्यों नहीं होगा? ज़रूर होगा, 100% होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम देख लेते हैं शॉर्टली कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आप भी सब इंस्पेक्टर बनने की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको हमारी जो है आज की वीडियो देखनी चाहिए। जैसे कि फ्रेंड्स, आपको ये भी तो पता होगा कि सब इंस्पेक्टर जो है वो सर्विस की एक अच्छी पोस्ट भी है, प्लस सैलरी के साथ साथ आपको जो है अच्छा सम्मान भी मिलता है। अगर कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी आपको एसआई की जॉब नहीं मिलती है, आपको सब इंस्पेक्टर की जॉब नहीं मिल पा रही है, तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये नहीं है कि ये आप अपना जो सपना है वो छोड़ दो, ये अपना जो ड्रीम है वो छोड़ दो, बल्कि आपको क्या सोचना है कि यार मैंने गलती कहाँ कर दी, है ना। फिर आप उस गलती को पकड़ो और उस गलती को पकड़कर फिर आप उसे जो है बिल्कुल सुधारो कि ये गलती कैसे आ गई है। पहले ये सोचो कि मैंने गलती कहाँ किया, ठीक है। और किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, तभी आप उसमें सफलता हासिल कर पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने आपको बोला एक लक्ष्य प्लस आपको एक जुनून, आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा, ठीक है। कब खाना है, कब पीना है, कब पढ़ना है। पढ़ते टाइम ये नहीं कि आप मतलब ओनली पढ़ते ही रहो और जो आपका माइंड है वो हैंग होने लगे और काम करना बंद कर दे। फ्रेंड्स, बीच बीच में आपको थोड़ा एंटरटेन भी अपने आप को कर लेना होगा, ताकि माइंड जो है वो आपका फ्रेश रहे, ठीक है। यदि आप सही रणनीति और मेहनत के साथ सब इंस्पेक्टर जो है बनने के लिए तैयारी करेंगे तो फ्रेंड्स उसमें आप 100% क्वालिफाई करोगे। जी हाँ, 100% आपका जो लाइफ है वो सक्सेस होगा, और हम यहाँ दावे के साथ कह रहे हैं। जी हाँ, चलिए फ्रेंड्स, ये तो ज़्यादा मतलब वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन अब हम बात करते हैं आपकी एज लिमिट से रिलेटेड, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे मतलब ये कमेंट्स आ रहे थे कि जो एवर एज हो गए हैं तो क्या उनको मौका दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो अगर हम एज की बात करें तो फ्रेंड्स आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 21 ईयर्स की होनी चाहिए। मतलब अगर आप 21 साल के हो गए हो तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम जनरल की बात करें तो 21 से लेकर 28 तक के एज वाले जो है इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वहीं हम ओबीसी की बात करें तो 21 से लेकर 31 तक के जो भी एज वाले हैं वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वहीं हम एससी एंड एसटी की बात करें तो 21 से लेकर 33 तक जिनकी भी आयु है वो इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब बात आ जाती है ओवर एज वालों की, जो कि 3 सालों से तैयारी कर रहे हैं और मान लो उनका ओवर एज हो गया, तो क्या उनका जो है मतलब फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स हमें लगता है हमें क्या नियमावली में चेंजेस हुए भी होंगे और हो सकता है कि आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए मौका दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फ्रेंड्स जो 3 सालों से तैयारी कर रहे हैं ना, वो इस भर्ती को कोर्ट में लेकर चले जाएंगे। ये अभी बातें निकल के आ रही है, हम इसे जो है पूरी तरह से स्पष्टता से नहीं कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी भी है, मान लो जो 3 ईयर से तैयारी कर रहा है और फ्रेंड्स उसको मतलब मौका ना दिया जाए तो उसे दुख तो होता ही है, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं आपकी जो मतलब सिलेबस है उससे रिलेटेड। हिंदी आपके 40 नंबर का होगा। हिंदी में आपका कहीं बाहर से नहीं आएगा। जो हिंदी में पूछे जाते हैं क्वेश्चन अदर्स एग्जाम में, सेम वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, उससे अलग या फिर डिफरेंट नहीं आएगा। हिंदी के क्वेश्चन आपको अच्छे से हिंदी क्लियर कर लेना होगा, ताकि आप 5 से 7 मिनट में जो है हिंदी का क्वेश्चन सब कर दो, क्योंकि हिंदी ही ऐसा सब्जेक्ट है मतलब कि आप जो है एक भी नहीं गलती कर सकते, प्लस आपके जो है अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं। लेकिन आपको तो यहाँ हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने होंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। बात यहाँ आ जाती है रीजनिंग की। फ्रेंड्स रीजनिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अदर सिलेबस से अलग है। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो
क्योंकि फ्रेंड्स रीजनिंग जो है इसमें आपका मतलब कुछ इंक्लूड हो गया। मेन इंपॉर्टेंट आपका इनपुट प्लस आउटपुट। इनपुट प्लस आउटपुट पर देखो बहुत सारे प्रीवियस वाले जो 2017 में भर्ती आई थी ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इस टॉपिक को क्लियर ही नहीं करे थे। अब देखो यही तो मैं बोल रही हूँ, सही गाइडेंस, यानी कि आपको पहले ये देखना है कि हमें तैयारी क्या करनी है और हमें क्या क्या पढ़ना होगा यूपीएसआई के लिए। उसके बाद से ही हमें इस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए लगना होगा और जी जान से लगाकर पूरी मेहनत अपना जो पूरा है उसे मतलब शिद्दत से आपको ये तैयारी करनी होगी। फिर देखो क्यों नहीं होता है आपका सिलेक्शन। तो रीजनिंग में कुछ इंक्लूड हुए हैं, मतलब कि रीजनिंग आपका अलग है और रीजनिंग को आपको अच्छे से क्लियर करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रीजनिंग जो है आउटपुट इनपुट से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो फ्रेंड्स हम रीजनिंग की जो सिलेबस है, जो पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं और जल्दी इनपुट और आउटपुट पर ज़्यादा जो है फोकस करेंगे और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर ही हम वो भी डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, और बात आ जाती है आपकी मैथ की। मैथ आपका कई बार से नहीं आता, जो अदर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं वही आपका मैथ आता है, ठीक है। वही मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ आपकी ये आ जाती है जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपका लॉ यानी कि मूल विधि, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान प्लस जीके, जीके यानी कि अदर्स प्लस जीके में आपके करंट अफेयर्स, ये आपके पूरे 40 क्वेश्चन, जिसमें से आपके मेन इंपॉर्टेंट आपको फोकस करना होगा लॉ प्लस कॉन्स्टिट्यूशन, मूल विधि प्लस संविधान। क्योंकि फ्रेंड्स देखो आपके 24 क्वेश्चन तो इसी से बनेंगे, 24 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन आपको जीके प्लस करंट अफेयर से दिए जाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि आपको जीके पर ज़्यादा फोकस अगर आपको करना है तो मूल विधि प्लस संविधान। क्योंकि फ्रेंड्स देखो अगर आपको इसे अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि इसी में स्टूडेंट्स जो है ये आपका क्राइटेरिया है, इसी में बाहर हो पाते हैं, बाहर हो जाते हैं और उनका 35 या फिर 50% नहीं आ पाता। तो आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना होगा। और क्या करना होगा, कैसे करना होगा, हमने आपको सीआरपीसी आईपीसी जो धारा होती है उसके बारे में डिस्कस कर लिया है। उसके बाद से हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। मतलब अगर आप लॉ प्लस कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी करना चाहते हो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, हम आपको पूरी तैयारी करा देंगे इससे रिलेटेड। इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और एक भी क्वेश्चन आपका जो है नहीं छूटेगा, ठीक है। और वही बात आ जाती है जीके का। तो फ्रेंड्स देखो अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्लस जीके पढ़ना है तो लूसेंट से अच्छा कोई बुक नहीं है अभी, मतलब इसी में से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आप जीके के लिए वो बुक ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी। और आपको खुद पढ़नी है और आप खुद से आपको नोट्स भी बनाने होंगे। जी हाँ फ्रेंड, जो भी आप बुक लो या फिर गाइड लो, देख लेना मैं जो बोल रही हूँ वो सत्य है। क्योंकि देखो अगर आप इसे आजमाना चाहते हो तो खुद से पढ़ना और नोट्स बनाना, और अगर उसमें से नहीं आता है फिर आप इस चैनल पर आके ये कमेंट्स में बोलना कि नहीं आया है, तुम गलत बोल रही थी, है ना। तो आई होप कि अभी आप अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया होगा और आपको अच्छे से मतलब समझ में आ भी गया होगा। अब देखो बात यहाँ ये भी एक आ जाती है नेगेटिव मार्किंग को लेकर कि क्या इस बार नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो फ्रेंड्स नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो देखो जब पहले आपका 50% का क्राइटेरिया था, मतलब कि पर सब्जेक्ट में आपको 50% लाने थे, तब तो आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं थे। लेकिन अभी देखो ऑफिशियली कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है कि आपकी इस बार नेगेटिव मार्किंग है, रहेगी या फिर नहीं रहेगी। क्योंकि देखो हो सकता है कि इस बार आपकी जो क्राइटेरिया है वो 35% अगर होती है तो फ्रेंड्स इसमें नेगेटिव मार्किंग लगाई जाएगी, वरना अगर 50% ही रहता है तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग की बात नहीं होगी। लेकिन नियमावली में कुछ चेंजेस हुए होंगे तो अब भर्ती बोर्ड बताएगा, लेकिन अभी जो है थोड़ी देरी हो रही, तो देखते हैं क्या होता है। इस पर भी हम कुछ स्पष्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर है कि 35% अगर होता है तो प्लस नेगेटिव मार्किंग के साथ आपका क्राइटेरिया लगाया जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें आपका जो फिजिकल प्रोसेस है उससे रिलेटेड, तो चलिए देख लेते हैं सिंपली। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये आपका फिजिकल का पूरा प्रोसेस। जैसे ही अगर आप एग्जाम क्लियर करते हो
उसके बाद से आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और जनरल, ओबीसी, एसटी आप देख सकते हैं हाइट कितनी होनी चाहिए मेल का यानी लड़कों का, तो 168 सेंटीमीटर जो है हाइट होनी चाहिए, वो चाहे जनरल से हो या फिर ओबीसी से या फिर एससी से। अगर हम वही फीमेल की बात करें, अगर कोई लड़की जनरल से है या फिर ओबीसी से है या फिर एससी से है, तो उसका जो हाइट है, जो ऊंचाई है, वो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर हम बात करें लड़कों की चेस्ट की, तो फ्रेंड जनरल, ओबीसी, एससी की जो चेस्ट होनी चाहिए वो 89 से 84 होनी चाहिए, 79 + 84। और वही हम फीमेल की बात करें तो उसमें हाइट जो है नहीं मेजरमेंट की जाती है, नॉट अलेबल है। वहीं अगर हम रनिंग की बात करें तो फ्रेंड्स लड़कों की जो रनिंग होती है वो 4.8 किलोमीटर होती है, जो कि आपको 28 मिनट में क्लियर करना होता है। वहीं अगर हम लड़कियों की बात करें तो 2.4 किलोमीटर इन मिनट्स यानी कि 16 मिनट्स में आपको जो है क्लियर करना होता है। ये आपका हो गया जनरल और एसटी के लिए। अब हम बात कर लेते हैं उन कैंडिडेट के लिए जो कि एसटी से हैं। अगर आप एसटी से बिलोंग करते हो तो जो आपकी हाइट होनी चाहिए मेल की वो 160 होनी चाहिए। अगर कोई गर्ल्स इसमें फॉर्म फिलअप कर रही है तो फिजिकल के लिए जो उसकी हाइट होनी चाहिए वो 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर हम चेस्ट की बात करें तो लड़कों की जो चेस्ट होनी चाहिए वो 77 से 82 यानी 77 से लेकर 82 तक होनी चाहिए, और लड़कियों का नॉट अलेबल। अगर हम रनिंग की बात करें तो सेम यही प्रोसेस जैसे जनरल, ओबीसी, एसटी का था, एससी का था, वैसे ही सेम 4.8 किलोमीटर इन 28 मिनट्स में जो है आपको क्लियर करना होगा। वहीं अगर हम लड़कियों की बात करें जो कि एसटी से बिलोंग करती हैं तो वो उनको 2.4 किलोमीटर 16 मिनट्स में आपको क्लियर करना होता है। तो ये आपकी भर्ती से रिलेटेड पूरी जानकारी फ्रेंड्स हमने इस वीडियो में कवर किया है। अगर कोई छूट जाता है इन्फॉर्मेशन तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट्स करके बताना, और वीडियो पसंद आती है तो आपसे एक लाइक की उम्मीद करते हैं, और जो भी आपके भाई, फ्रेंड्स, मित्र हैं उनको जरूर शेयर करना ताकि उनको भी ये वीडियो अच्छी लगे और उनके लिए भी हेल्पफुल हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लासेस में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।